यहां पे कर रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग जीओसी कर रहे हैं। जीओसी में भी रिएक्शन मैकेनिज्म कर रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है वो 4 टाइप्स की होती थी। जैसे हमने किया था टाइप्स ऑफ फिजन। फिजन 2 टाइप का होता था, कोवलेंट फिजन, सॉरी होमोलिटिक फिजन एंड हेटेरोलिटिक फिजन। दूसरा वाला होता था हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट 2 टाइप का होता था। एक को बोलते थे हम लोग परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और दूसरे को बोलते थे हम लोग टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता था वो 3 टाइप्स का होता था, जिसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते थे एंड रेजोनेंस बोलते थे। जबकि जबकि जो टेम्पररी इफेक्ट होता था वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता था, और ये हमने दोनों खत्म कर लिए हैं। जो तीसरा वाला चल रहा है आज हमारा, वो चल रहा है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। इसके बाद जो है मैं आपको कराऊंगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी रिएक्शन मैकेनिज्म, तो हमारा जीओसी का दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। वट कोई सा भी ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए, रिएक्शन मैकेनिज्म का ये थर्ड वाला पार्ट है, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में सबसे पहले जो है, सबसे पहले कर रहे हैं हम लोग कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, कार्बोकैटाइन का दूसरा नाम होता है कार्बोनियम, क्योंकि इस पर पॉजिटिव लगा होता है, और जब पॉजिटिव लगा होता है किसी पर तो इसको ईएम की फॉर्म में बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे किसी कार्बन पर, मान लीजिए किसी कार्बन पर जब कैटाइन लग जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटाइन। किसी कार्बन पर कैटाइन लग जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटाइन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए और यहां पे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो है कार्बोकैटाइन है, ये 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, तो आप इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। मान लीजिए हमारे पास जो है 2 मिथाइल ग्रुप आए हुए हैं, एक हाइड्रोजन आया हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री, क्योंकि जो कार्बोकैटाइन जुड़ा हुआ है वो 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री। और ये जो आप लोग देख रहे हो, एक मिथाइल जुड़े रहने की वजह से, है ना, हम इसको बोलेंगे 1 डिग्री CH3CH2। और ये जो आप लोग देख रहे हो ये है हमारे पास मिथाइल कार्बोकैटाइन। चलिए इसके बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, कौन बच्चा बताएगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कार्बोकैटाइन में। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटाइन में बताइए, कौन बच्चा बताएगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। बात चल रही है यहां पर कार्बोकैटाइन की, बताइए। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कौन बच्चा बताएगा। कोई बच्चा बता रहा है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मन्नू 4, और कोई बच्चा आंसर दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं कार्बोकैटाइन में। अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात चल रही है कार्बोकैटाइन में, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल यहां पर 6, ध्यान रखना है ना। तो इसमें जो कार्बोकैटाइन में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6। अब जैसे कोई बच्चा बताए, पूछे कि सर इसमें कितने होंगे, तो वो सब में कॉमन है, सब में एक जैसे होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यानी कि जो कार्बोकैटाइन में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6। अब यहां पे बात चल रही है कि जो कार्बोकैटाइन में हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन वो कौन सा होता है। तो ध्यान रखना,
इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? जैसे मान लो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है अपने पास 4, प्लस इसमें मोनोवेलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं 1 2 3, 3 जुड़े हुए हैं। अब प्लस को क्या करते थे हम लोग -1/2, तो टोटल कितने हो जाते थे 6/2 मतलब 3, और 3 जो होता था उसको बोलते थे sp2। यानी कि जो कार्बोकैटाइन होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटाइन विल बी sp2। अब अगर हम लोग बात करें इसकी है ना, sp2 होता है कार्बोकैटाइन में। अब जैसे मान लो आप यहां पे भी देखोगे तो भी वही आएगा, 4 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 + 3 मोनोवेलेंट एटम हो गया, प्लस एक आया हुआ है तो उसको -1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास sp2। यानी कि इसमें सब कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है अपने पास sp2। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी के। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अब देखो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी में यहां पर 3 कार्बन है। ये जो कार्बोकैटाइन है इसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये जो मिथाइल होते हैं इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। तो ये कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ना, और यहां पे कितने लगे हुए हैं 3 लगे हुए हैं। तो अगर इसके बेसिस पर हम लोग देखें तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा आ रहा है। तो एक है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा लगा हुआ है, बेसिकली प्लस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, एक चीज और करते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए अब हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। दूसरा टॉपिक एक है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो देखो इस कार्बन का क्या होता है, बेसिकली इस कार्बन का एक p ऑर्बिटल होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो p ऑर्बिटल होता है, तो यहां पे ये कार्बोकैटाइन है, तो इसका जो कार्बोकैटाइन का इफेक्ट है इसके p ऑर्बिटल्स में चला जाता है। यानी कि ओवरऑल ऐसे मानो कि यहां पे क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, p ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग देखते ही थे हाइपर कॉन्जुगेशन कहां देखते थे, जहां पे कार्बोकैटाइन आता था। तो कार्बोकैटाइन कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है, इसका अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो p ऑर्बिटल्स, और यहां ये जो क्योंकि सिंगल बॉन्ड के बीच में है तो ये सिंगल बॉन्ड के बीच में हम लोग क्या बोलते थे, p ऑर्बिटल्स एंड कार्बोकैटाइन। आपने देखा होगा कि 2 तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन होता था, एक तो सिग्मा एंड पाई जिसको हम एल्किन में देखते थे, एक सिग्मा एंड p ऑर्बिटल्स। तो जो p ऑर्बिटल्स होता था बेसिकली वो कौन सा होता था, p ऑर्बिटल्स में कार्बोकैटाइन से देखते थे और फ्री रेडिकल से देखते थे। आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपल तरीके से समझो कि जहां पर हमारे पास अल्फा ये हाइड्रोजन है तो इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते थे। तो अगर मान लीजिए इसके बेसिस पर देखें तो ये हमारे पास हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन। और अगर दोनों ही क्वेश्चन आ जाएं कि बताइए ये वाला कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो लगभग सारे बच्चे जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूं, हर किसी को किसी का है इंतजार, इसको बोलते हैं आ रही है। तो मान लीजिए आपको हाइपर कॉन्जुगेशन भी दे रखा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी दे रखा है, तो हम लोग किसको लगाएंगे, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहां पे सिंगल बॉन्ड से ही देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसका अगर देखेंगे कार्बोकैटाइन का तो इसका कौन सा है, sp2, और इसका अगर देखेंगे जिसमें p ऑर्बिटल है उसका है sp3। तो अगर आपसे पूछा जाए, अब जैसे IIT JEE में क्वेश्चन आ गया था कि बताइए जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं कार्बोकैटाइन में तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। अब कुछ बच्चे लिखे आए थे sp2, तो sp2 गलत हो जाएगा क्योंकि ये कार्बोकैटाइन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, बट जो हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं उसके बगल वाले को देख रहे हैं, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है जहां पर कि हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा अपने पास, sp3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि यहां पे एक कैटाइन पड़ गया है इसलिए इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी दे रखा है कि भाई ये ज्यादा स्टेबल है इससे, मतलब ये ऑर्डर दे रखा है, पूछा बताओ इसका रीजन क्या है,
एक ए ऑप्शन में हाइपर कंजुगेशन दे रखा है, बी ऑप्शन में इंडक्टिव इफेक्ट दे रखा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं लगाना है, केवल हाइपर कंजुगेशन को लगाना है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंसी दिखाता है ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखो, अब स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल कार्बोकैटाइन। एक चीज आप लोग जैसा देख रहे हो कि यहां पे रिएक्शन की बात नहीं चल रही है, तो जो रिएक्टिविटी है वहां पे स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो मान लो अगर आपसे रिएक्टिविटी का पूछे क्वेश्चन, तो रिएक्टिविटी हमारे पास कौन सी होने वाली है, किसकी ज्यादा होने वाली है? मिथाइल फ्री रेडिकल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये वाला होगा हमारे पास। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्योंकि देखो ये हमारे एग्जाम में, नीट में या आईआईटी जेई में इससे थोड़ा सा ऊपर से आएगा, है ना, मतलब थोड़ा ज्यादा बड़ा आएगा। ये तो एक बेसिक हो गया एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ऐसे आपको देखना है। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो ओवरऑल ऑर्डर देखेंगे। तो देखो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी। देखो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये कार्बोकैटाइन की ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। देखो इसमें ये ध्यान रखना सोनाली कि इसको जो मैंने बना रखा है ना, इसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे आ जाता था तो हम बोलते थे कि इसमें एच एस कितनी बनेंगी, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से इसमें कितनी बनेंगी 4, क्योंकि इसमें जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है वो कितने 3, तो 3 में हम एक ऐड और कर देते थे। इसको थोड़ा ऑर्बिटल व्यू बना करके मैं समझा रहा था कि ये इसका पी ऑर्बिटल है, इसका सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल्स के बीच में जो बनता है, ठीक है, उसको बोलते थे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बेसिकली कार्बोकैटाइन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। अब देखो, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? ये चीज है, एक बार नोट कर लीजिएगा, ये ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन करके दिखाना है आपको। बताइए इन दोनों में से विच वन इज दी मोर स्टेबल? कौन बच्चा बताएगा? इन दोनों में से विच वन इज दी मोर स्टेबल? बताओ, दोनों में से बताइएगा, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? 1 2 में से, है ना। अब कुछ मैं कार्बोकैटाइन के आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, बताओ विच वन इज द मोर स्टेबल? हाँ जी भैया, जो बच्चा नहीं आएगा वो तो खुद ही जाने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या हाल होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो है वो सही है अपना। चलो बताओ, और कौन बच्चा बता रहा है?
टाइप करते रहें क्वेश्चंस को, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ कौन सा सही था, कौन सा आपने जो कॉन्सेप्ट लगाया था वो सही था या गलत था। बताएं। हाँ जी भैया, और बच्चे कहाँ गए? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। फर्स्ट, सेकंड, और अभी तो 2-4 बच्चे और हैं, वो भी बता दो, टाइप कर दो। 4 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी 2 बच्चे और होंगे छुपे हुए। अरे वाह, क्या बात है। अब देखो यहां पे क्या है बेसिकली कि ये डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट इसको कर रहा है। और आप ये भी कह सकते हो कि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर यहां पे 9 अल्फाएं, ध्यान रखना 9 अल्फाएं। ये कार्बोकैटायन है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, यानी कि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है। बट यहां पे क्या है बेसिकली, रेजोनेंस है। यहां पे क्या है, रेजोनेंस है। तो क्या आपको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन से पहली जो प्रायोरिटी रहती है वो रेजोनेंस की होती है? तो बताओ विच वन इज द मोर स्टेबल, विच वन इज द मोर स्टेबल? तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, सेकंड वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, जबकि वहां पर रेजोनेंस लग रहा है। इसलिए हम लोग रेजोनेंस को प्रायोरिटी देते हैं ओवर दी हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही जवाब। ये भैया है जीओसी। अगर किसी बच्चे ने जीओसी कर ली तो उसको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर किसी बच्चे ने भैया जीओसी नहीं की तो रट्टा मानना पड़ेगा आपको चैप्टरों के, सारी चीजें आपको रट्टा मानना पड़ जाएगा। चलो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है आप लोगों को। चलिए बताइए, देखते हैं कौन बच्चा सही बता रहा है। 1 2 3 4 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। 1 2 3 4 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। यही क्वेश्चन है आपके चैप्टरों में, चाहे हाइड्रोकार्बन है चाहे कुछ भी है, समझ रहे हो? तो इसलिए अपनी जीओसी को बहुत स्ट्रांग रखें। चैप्टर में कुछ नहीं करना है, नेमिंग रिएक्शन करनी है, इसके बाद केवल जीओसी का ही कॉन्सेप्ट है। 4 3 2 1 और बताओ। DCVA, और कोई बच्चा बताएगा? और बताओ, सारे बच्चे टाइप करो लगभग। शोएब का भी आंसर आ गया है। अरे वाह, क्या बात है। और बाकी बच्चे जो 1-2 बच्चे और हैं वो भी टाइप कर दो अपने हिसाब से, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए है क्या है यहां पे, जैसा आप लोग जानते हो ये रेजोनेंस आ रहा है, ये जो लॉन पेयर देख रहे हो ये यूं करके रेजोनेंस में जा रहा है, ये यूं करके जा रहा है, तो इसमें जो है वो रेजोनेंस है। तो सबसे पहले ध्यान रखना इसमें रेजोनेंस है। अब इसमें भी आपको पता है, जैसे हम किसी का करते रहते हैं हमेशा इंतजार, आ रही है एरोमेटिक रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए आपको सबसे पहले एरोमेटिक चेक करना है। यहां पे एरोमेटिक तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये रेजोनेंस के थ्रू एरोमेटिसिटी अटेन कर लेगा। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कैसे अटेन कर लेगा। अच्छा देखो, जैसे मान लो इसकी जो अगली वाली RS होने वाली है, वो अगली RS कुछ ऐसे होगी, ये यहां चला गया है और ये यहां आ गया है इस पे, ठीक है, ये यहां आ गया है और ये यहां आ गया है। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रह गया है और ये इस तरीके से है,
ठीक है, तो आप लोग देखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो गए हैं और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी पूरा है, तो ये एरोमेटिसिटी इसने अटेन कर लिया है। तो सबसे पहला होगा 4 वाला, बिल्कुल आप लोगों का सही है। अब देखो इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, इसमें हालांकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे लेकिन रेजोनेंस हो रही है इसमें, चाहे आप इधर से ले लो चाहे आप इधर से ले लो, तो फिर आ जाएगा हमारे पास 3। अब देखो इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, क्योंकि आप लोग जानते थे कि कार्बोकैटाइन के पास अगर डबल बॉन्ड आ जा रहा है तो वहां भी रेजोनेंस होगी, तो इसमें भी रेजोनेंस हो रही है। बट यहां पे केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है, इस कार्बोकैटाइन से ये वाले अल्फा हैं, ये वाले भी अल्फा हैं, तो 2 अल्फा ये हैं, 2 अल्फा ये हैं, तो टोटल मिलाकर के 4 अल्फा हैं, ध्यान रखना। तो यहां पे हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो सबसे पहले आएगा 4 3 2 1। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल एकदम से सही है, ध्यान रखना। ठीक है, नोट करें, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोगों को बताना है विच वन इज द मोर एसिडिक, वो मोर स्टेबल, इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है बताओ। विच वन इज द मोर स्टेबल, कौन बच्चा बताएगा, विच वन इज द मोर स्टेबल, इन दोनों में से बताइए विच वन इज द मोर स्टेबल। जल्दी बताइए, सब कुछ जीओसी है, चलो बताओ। और बताओ और बताओ, निशेष भी आ गया भाई, सही है। देखते हैं किस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, और कुछ बच्चे तो रेगुलर आते हैं क्लास में, तो उनकी डेफिनेटली पहले से बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन अभी और भी जरूरत है आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने की। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो क्या हो रहा है, आप चेक करो, ये कार्बोकैटाइन है, इसमें अल्फा कितने हैं, 3 तो ये हैं, 3 और 3 ये हैं, और 2 ये हैं, ठीक है, तो इसमें मिला जुला करके 8 अल्फा हैं, ध्यान रखना। हाइपर कॉन्जुगेशन में इसमें कार्बोकैटाइन से बगल वाला देखते हैं, तो ये अल्फा 3 CH3, ये CH3, तो यहां पे 6 अल्फा है। दूसरा, यहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये वाला जो है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे करके मूव कर जाएगी। जब ऐसे करके मूव कर जाएगी तो यहां पे हो क्या रहा है बेसिकली कि कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पहले से ही पॉजिटिव है, तो आप लोग देखेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आ गया है, बगल में आ गया है, तो ये डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं है कि लॉन पे इलेक्ट्रॉन जो है उसको स्टेबलाइज कर रहा हो, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड वन। क्यों? क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से होगा क्या कि यहां पे पहले से ही पॉजिटिव आया हुआ है, यहां पे भी पॉजिटिव आ गया है, तो इसलिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो है पास पास नहीं रह सकते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। विच वन इज द मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड में से विच वन इज द मोर स्टेबल, कौन बच्चा बताएगा? विच वन इज द मोर स्टेबल?
फर्स्ट और सेकंड में विच वन इज द मोर स्टेबल? जल्दी से आंसर दें। और बच्चे दें आंसर, जिससे एक आइडिया लगे कि क्या नया कर रहे हो। बिल्कुल सही जवाब। अब की बार आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आपने क्या देखना है, जो मैं अब आपके लिए लिखने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, जिनको आप लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ही होते हैं, ध्यान रखना। इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। कौन से ग्रुप इंक्रीज करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक ही होते हैं, ध्यान रखना। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं, ध्यान रखना, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन, ठीक है। तो आपने क्या देखा, बिल्कुल आपका आंसर सही है। यहां पे रेजोनेंस इफेक्ट लग जाएगा ड्यू टू लॉन पेयर। तो ये रेजोनेंस है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो हम लोग रेजोनेंस को मोर प्रायोरिटी पे रखते हैं एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। आई थिंक, मैं समझता हूं अब आप लोगों को जब भी क्वेश्चन कार्बोकैटाइन से रिलेटेड आएगा, आप बड़े आसानी से, बड़े इजीली कर पाओगे, ठीक है। और आपने देखा ये जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ये नोट नहीं किया है, ये नोट कर लें आप लोग, है ना। वीडियो के बाद अभी मैं कार्बोनाइन कराता हूं आपको। तो इसको भली भांति ध्यान रखें कि ये 3 डिग्री वाला जो देख रहे हो ना, एलिफेटिक वाला, वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री वाले से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट करते हैं हम लोग कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन। अब देखिए, जब भी हम कभी कार्ब एनाइन की बात करते हैं, जब भी हम कभी कार्ब एनाइन की बात करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि जैसे कार्बन पे नेगेटिव आ जाता है उसको बोलते हैं कार्ब एनाइन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये कार्ब एनाइन है, ये कार्ब एनाइन है। इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल कार्ब एनाइन, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्ब एनाइन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्ब एनाइन, और इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्ब एनाइन। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है वो है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, अगर हम कार्ब एनाइन की बात करें तो आप टोटल काउंट करिए इसको ऐसे करके, इसको हम ओपन कर लेते हैं। बताओ कौन बच्चा बताएगा कार्ब एनाइन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बिल्कुल सही है, मीनाक्षी का 8 होंगे। तो देखो यहां पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 8। अब जैसे कोई बच्चा कहे सर आपने तो मिथाइल में चेक कर दिया, जरा 3 डिग्री में करके बताना। ये लो मैं 3 डिग्री में करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब जो आप नेगेटिव देख रहे हो उसमें भी काउंटेबल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास? 8। अब अगर मान लो मैं इसमें आपसे पूछता हूं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो बताओ कौन बच्चा बताएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? बताएं।
बिल्कुल सही जवाब, अरे वेरी गुड, सारे बच्चों ने टाइप कर दिया। तो बेसिकली sp3 होगा। तो अब जैसे कोई बच्चा कहे अरे समझा तो दो, हाँ कोई बच्चा कह जरूर रहा होगा, मन ही मन में कह रहा होगा, मैं बता देता हूं। तो कोई बात नहीं है, मन में मत कहो, यहाँ टाइप कर दो, मैं समझा दूंगा। देखो वैसे मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि काफी दिन हो गए आपके साथ रहते रहते, तो मैं फीलिंग समझता हूँ। अब देखो इसमें क्या है, मान लो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 4 प्लस, जो मोनोवेलेंट होते हैं वो यहां पे हैं 3, तो मोनोवेलेंट हो गए 3। आप लोग जानते हो माइनस को हम लोग प्लस कर देते हैं, तो एक माइनस का है तो आपने प्लस कर दिया y2, तो यहां पे ओवरऑल जो हो गए वो हो गए 4। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगा sp3। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों का सही है, एकदम से sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन है। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो देखो होता क्या है बेसिकली कि ये पहले से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, यहां कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, जबकि ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाते हैं। ये पहले से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां पे रिपल्सन करेंगे। ये पहले से इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो यहां पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि रिपल्सन और बढ़ेगा। ये पहले से इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव की, तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो आपने देखा कि बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो 3 डिग्री वाले में बढ़ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने की वजह से जो उसकी स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि अगर हम बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा 1 2 3 4। बिल्कुल सही जवाब। एक चीज और ध्यान रखना आप लोग कि यहां पे बेसिकली क्या है कि रिएक्शन नहीं हो रही है, तो जो स्टेबिलिटी होगी वो रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जो काम कौन ज्यादा ज्यादा करेगा उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी। तो जो रिएक्टिविटी होगी मिथाइल की पहले होगी। ठीक है, तो मिथाइल वाले की जो रिएक्टिविटी है, ये क्या लगा दिया, अच्छा ठीक है सॉरी, मिथाइल वाले की रिएक्टिविटी नहीं है भैया, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं थोड़ा सा मुझे लगा स्टेबिलिटी चेक करनी है कि स्टेबिलिटी तो इसकी होगी 1 2 3 4, बट जो रिएक्टिविटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो जब स्टेबल ये ज्यादा है तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, 4 वाले की। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कार्बेनाइन पे, फिर ओवरऑल व्यू बताऊंगा, है ना। चलिए देखते हैं कार्बेनाइन का क्वेश्चन। आप लोग बिल्कुल सही करते हो क्या। एक क्वेश्चन है कार्बेनाइन का, बताइए इसमें विच वन इज द मोर स्टेबल। इन दोनों में आपको बताना है विच वन इज द मोर स्टेबल। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से कौन ज्यादा स्टेबल है, बताओ। इन दोनों में से विच वन इज द मोर स्टेबल। और कोई बच्चा बता रहा है, और कोई बच्चा बता रहा है। अब आप लोगों की जीओसी में फर्क पड़ रहा है, पर डे पड़ रहा है, और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि आप लोग पूरा टाइम दे रहे हो, अपना ध्यान से देख रहे हो चीजों को। अब देखो ये जो कार्बेनाइन है वो भी 2 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन पे ये घिरा हुआ है, मतलब जिस कार्बन से लगा हुआ है वो 2 कार्बन से सराउंडेड है, तो ये भी 2 डिग्री है। और आप देखेंगे तो ये भी कार्बेनाइन जो है वो 2 डिग्री है। ध्यान रखना कैसे, कि जिस पे कार्बन लगा हुआ है वो कार्ब एनाइन जो लगा हुआ है वो 2 से सराउंडेड है। ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। बट पहले वाले केस में क्या हो रहा है आप लोग जानते ही हैं, लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस मतलब कर रखी है। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए आपको पहले उस पे जाना पड़ेगा, लास्ट वाले वीडियो पे, तब ये समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। अब देखो
ये ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करके मूव कर जाएगा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में रेजोनेंस होने की वजह से फर्स्ट वन इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड वन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी के ऑर्डर की। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये भी बहुत जरूरी है ध्यान रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाता है ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो और ये हमारे पास है, ध्यान रखना, ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कार्बेनाइन की ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखिए जरा एक बार, ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है हमारे पास। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को, उसके बाद देखते हैं क्या नया हो रहा है। चलो देखो, ये ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए कि जहां पर भी डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ध्यान रखना, वहां पर कार्ब एनाइन बनता है। जहां पर भी कोई डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, जैसे इसमें से CO2 जाने वाला है, तो उसमें कार्ब एनाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। अब आपको बताना है 1 2 3 में से विच वन इज द मोर स्टेबल। इनमें से आपको बताना है विच वन इज द मोर स्टेबल, यानी कि ऑर्डर लगाना है, कार्ब एनाइन का ऑर्डर लगाना है। लगाइए ऑर्डर। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसा कुछ बच्चे जानते हैं कुछ बच्चे नहीं जानते, उनके लिए बताता हूं कि जहां पर भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, जहां से CO2 निकलता है, वहां पर जो इंटरमीडिएट बनती है वो कार्ब एनाइन बनती है। ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते हैं कि जो कार्ब एनाइन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो, यानी कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पे कार्ब एनाइन ज्यादा देर तक रह सकता है। तो एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो लिख रहा हूं मैं आपको, ये है कि कार्ब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the stability of carbanion. Electron withdrawing group increases the stability of carbanion, while electron releasing group decreases the stability of carbanion. ये चीज ध्यान रखनी है। अब ऑलमोस्ट सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, एकदम से सही है, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अब जैसे किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो उसके लिए बताना चाहूंगा, यहां पे कार्बेनाइन आ जाएगा। ये जो छोटी रिंग होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग होती है और उस पर ज्यादा देर तक कार्बेनाइन रह सकता है, तो ये वाली जो है वो स्टेबलाइज करेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है एकदम से। बताएं विच वन इज द मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताएं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। कुछ बच्चे जग गए हैं, कुछ बच्चे सो रहे हैं,
सोएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ जगना होता है, हर क्लास लेनी होती है, तब समझ में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा। नहीं तो पड़ जाएगी रट्टा मारना, नहीं तो फिर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे रटे हो ट्वेल्थ में वैसे ही रटनी पड़ेगी 11 ट्वेल्थ में। तो 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 नाइट्रोजन जो है ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहां इसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहां ये जाएगा तो ये नेगेटिव रहेगा और यहां ये जाएगा तो नेगेटिव रहेगा। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो हमारे पास आंसर होने वाला है 1 2 3, 1 2 3। अरे वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही किया है, 1 2 3 आंसर किया है। क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके पास जो रहेगा एनाइन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ये डीएनपी रूल को फॉलो करते हुए जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे एसिडिक वगैरह नहीं लगा रहे, हम यहाँ पे सिंपल चल रहा है, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे देख रहे हैं इसको। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, देखता हूं आपका कितना कार्ब एनाइन पे थोड़ा सा आया है आप लोगों को नया करना। देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही बता रहा है। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? 1 2 मॉलिक्यूल्स में विच वन इज दी मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स? बोलो, विच वन इज दी मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स? चलो बताओ। बी ए। और कौन बच्चा बताएगा? देखते हैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट कितना काम कर रहा है अब जीओसी में। सेकंड। और बताइए। फैजान भी है, आए वाह क्या बात है, बने रहो बने रहो बने रहो, जरूरी है भाई आपका आना। आप नहीं आओगे तो कैसे? अब जोश ही नहीं आ रहा मुझे, क्यों नहीं आ रहा? क्यों? बच्चे ही कम आ रहे हैं। जोश तो तभी आएगा ना बच्चे ज्यादा ज्यादा आए। क्या आप लोगों को पता है कि इनडायरेक्ट वे में इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कहीं छुपा हुआ है? नहीं देख रहे हो ना आप लोग? देखना है आपको। क्या इनडायरेक्ट वे में हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है? छुपा हुआ है जो आप देख नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो? अब देखो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे है। जैसे आप लोगों को पता है ना, इससे तो डिसाइड नहीं हो रही ना कोई चीज, ये तो दोनों में कॉमन है। फिर डिसाइड किससे होगी? जो दूसरा ग्रुप लगा हुआ है उससे डिसाइड होगी। क्या आपको पता है ये एल्कीन से जो पहले वाले हैं वो 3 अल्फा हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है? 3 अल्फा का है। क्या आपको पता है ये जो एल्कीन है उसमें 2 अल्फा हैं? समझ रहे हो? अब यहां पे कैसे चेक करना है आपको कि हाइपर कॉन्जुगेशन कम होना चाहिए? क्यों? क्योंकि यहां पे प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा जो कि कैसा होना चाहिए? कम। रीजन क्या है? क्योंकि आप क्या देख रहे हो? कार्बो कैटाइन थोड़ी ना देख रहे हो, कार्ब एनाइन देख रहे हो, ठीक है। तो कार्ब एनाइन में ध्यान रखना, चला गया हमारा सेकंड। सेकंड इज ग्रेटर देन कार्ब एनाइन है। अब कोई बच्चा कहे सर कार्बोकैटायन आ जाए तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, चलो कुछ नया कर लेते हैं। और ये आता ही है क्वेश्चन बहुत बार, ध्यान रखना। अब बताओ विच वन इज दी मोर स्टेबल? अब देखते हैं नया कौन बच्चा बता रहा है। विच वन इज दी मोर स्टेबल? कौन बच्चा बताएगा? बताओ भाई साहब। मन्नू काओ। और बताओ और बताओ, जल्दी टाइप करो, फटाफट टाइप करो। हेलो हेलो। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल स्टेबलाइज करेगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही है। अब जिस बच्चे ने मान लो
रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखे हैं वो पहली जीओसी की क्लास देखे, उसको हर चीज समझ में आएगी। आज 13 वाली क्लास है, 13 क्लास हो चुकी हैं, कल मतलब कल का मतलब जब भी क्लास होगी वो 14 ही होगी, लेकिन पहली क्लास जब आप देखोगे तो आपको हर चीज समझ में आने वाली है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। हमारी 2 इंटरमीडिएट डन हो गई हैं, कार्बोकैटाइन एंड कार्बेनाइन। इसमें एक क्लास और लगेगी, उसके बाद हम अपनी इंटरमीडिएट फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए।